अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम डिस्कस करना जी इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी पार्ट 2 विच इज़ ENT 501। 4 क्रेडिट आर्ट्स का कोर्स है। तो दिस इज़ व्हाट वी गोना डिस्कस। ये है जी थ्योरी एंड दिस इज़ प्रैक्टिकल। तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, आपके टीचर्स पढ़ाएंगे आपको। और एक इनर फैक्ट ये है कि ये बुक्स रिकमेंडेड है। तो टीचर्स क्या करते हैं, इसको जो है ना एक क्वेश्चन की शक्ल दे देते होते हैं मिड्स में या फाइनल्स में। उन्होंने कह देना कि जी नेम 3 books about entomology and its authors। तो इनमें से कुछ 2-3 का रट्टा शट्टा मार लें आप, फ़ायदा देगा आपको। अच्छा जी, तो हमने डिस्कस करना है इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी पार्ट 2। तो इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की हैं। क्योंकि लास्ट स्लाइड जिस जीनियस ने बनाई थी उसने जो है वो इसका वही वो जो PDF थी वो इसका ही एक शॉर्टर फॉर्म थी, इसकी एक शॉर्टर वर्जन था जो किसी जीनियस प्रोफेसर ने बनाई थी। मैं नाम नहीं लूँगा उनका। एनीवे, तो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे अब। इसमें कुछ पुरानी चीज़ें भी आएंगी, कुछ नहीं भी आएंगी। तो जो तो पुरानी चीज़ें हैं वो मैं स्किप कर दूंगा आपको एक छोटा सा हिंट दे के। जो नई चीज़ें होंगी उसका फिर हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी पढ़ चुके हैं हम। इंटेगुमेंट, आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी वॉल। ओवरऑल मतलब आउटर कवरिंग जो है। एक्सोस्केलेटन जो है ये हार्ड एरिया ऑफ द बॉडी वॉल, जो सख्त एरियाज है उसको बोलते हैं। एपोडीम्स, इंसेक्ट की बॉडी कैविटी जब अंदर को ग्रो कर जाती है उसको हम बोलते हैं एपोडीम। यानी एक आप शिकंजे की तरह समझ लें, जैसे कि उसका जो एक्सोस्केलेटन है वो इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जो है ना वो पेनिट्रेट कर रहा है उसको जकड़ के रखने के लिए। ठीक है जी, उसको एपिडीम बोलेंगे, एपोडीम्स बोलेंगे। एपोडीम्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं ये एंडोस्केलेटन है। ठीक है जी। एक्सोस्केलेटन अंदर घुसता घुसता उसके जो है ना वो एक अंदर भी एक्सोस्केलेटन बन गया उसको, ताकि उसकी बॉडी को प्रॉपर शेप मिल सके। अच्छा जी, अपेंडिजेस का आपको बता दिया कि आउटग्रोथ होती हैं बॉडी वॉल की। स्क्लेराइड्स हार्ड एरियाज जो हैं या हार्ड प्लेट्स जो हैं इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर जो होती हैं, जहाँ से स्क्लेराइड्स सेपरेटेड ग्रूव्स, यानी वो जहाँ पे दो स्क्लेराइड्स जुड़े हुए हैं और अंदर एक दरार सी बनी हुई है उसको सल्कस बोलेंगे। और सूचर्स ये भी वही चीज़ होती है बेसिकली, बस एमी इन्होंने जो है ना वो दोनों को अलग अलग बताया हुआ है, इतना कोई डिफरेंस है नहीं इनमें। अच्छा जी, दिस इज एक्सोस्केलेटन इंटेगुमेंट। As you can see, cement layer, wax layer, polyphenol layer and क्यूटिकलिन लेयर, ये 4 लेयर्स मिलके बनाती हैं जी एपिक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल का इतना कोई ख़ास फंक्शन है नहीं, इसका बस एक दो ही काम है। एक तो इसका काम ये है कि ये ज़रा लश पश रखेगी इंसेक्ट की बॉडी को। ये वैक्स लेयर है, ये ज़रा शाइनिंग प्रोवाइड करेगी। और ये पोलीफिनोल एंड क्यूटिकलिन लेयर ये प्रोटेक्शन का काम नहीं करती बेसिकली, ये नॉन काइटनस लेयर है एक। ये पूरी ही इतनी है, छोटी सी लेयर नज़र आ रही है ना आपको, 1 से 4 माइक्रोमीटर तक की होती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो इसका काम बस इंसेक्ट की बॉडी को, उसकी बॉडी वॉल को, एक्सोस्केलेटन को ज़रा लश पश रखना है, और कोई ख़ास काम नहीं है इसका। ठीक है जी। एक्सोक्यूटिकल आ गई। एक्सोक्यूटिकल जो है ये एपिक्यूटिकल से ज़्यादा थिक होती है। आप कहेंगे कि ये 4 लेयर्स मिला के और ये एक लेयर मिला के सेम लग रही है, ये सभी इंसेक्ट में नहीं होती हैं 4 लेयर्स। किसी में कोई मिसिंग होगी, किसी में कोई मिसिंग होगी। ये जो है ये सब में होती है। ये एपिक्यूटिकल से ज़्यादा थिक होती है और रिजिड होती है, यानी सख्त होती है। थिक भी है, मोटी भी है और सख्त भी है। तो इसके अंदर जो है वो काइटन होता है, प्रोटीन भी होते हैं इसके अंदर। तो ये जो है ये प्रोटेक्शन का काम करती है। एंडोक्यूटिकल है, ये सबसे थिक है। ये उन्होंने ये जो बनाई है इसमें थोड़ी सी उन्होंने वो कर दी है, प्रॉपर उसका ख्याल नहीं रखा। बट ये जो है ये सबसे ज़्यादा थिक लेयर होती है एंडोक्यूटिकल की। थिक तो होती है बट ये रिजिड नहीं होती, सख्त नहीं होती, ये फ्लेक्सिबल होती है। काइटन भी होता है इसमें बट ये फ्लेक्सिबल होती है, ताकि बॉडी का मूवमेंट जो है ना वो मिल सके। अच्छा जी, लास्टली हमारे पास है एपिडर्मिस, स्किन लेयर जो होती है। इसका काम क्या है? इसका काम एक तो है ये एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स या एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में कि इस लेयर में जो है वो हमारे पास ट्राइकोजन और टर्मोजन सेल्स होते हैं।
टर्मोजन सेल्स क्या करते हैं, वो एक गुलदान का काम करते हैं, जो एक ट्यूब बन जाती है, यहाँ से निकलती है वो ट्यूब, यहाँ ऊपर आके खुलती है एपिक्यूटिकल में। और जो है ना दूसरा टर्मोजन सेल, उसका काम क्या है कि वो गुलदान के अंदर रखा हुआ एक फूल है, वो बेसिकली है सीटा है एक। सीटा यानी जिसको हम एंटोमोलॉजी लैंग्वेज में बाल जो है होता है, तो वो जो है वो यहाँ निकला होता है, यहाँ पेनिट्रेट करता 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 यहाँ आके खुलता है वो। ठीक है जी। तो जब भी हवा चलेगी, इस तरह हवा चली है, कोई प्रेडेटर जो है ना वो करीब आ गया इसकी, तो उसकी मूवमेंट से वो छोटा सा बाल इस तरह मूव करेगा, हिलेगा, सेंस यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं इनके स्किन सेल्स में, एपिडर्मिस में। ठीक है जी। तो वो इंसेक्ट को बता देते हैं कि हाँ भाई बंदा आ गया, तो नठोन पोल्स आ गई, पोल्स। ठीक है जी। यहाँ से ही इंसेक्ट को पेन फील होती है इस लेयर में। एंडोक्यूटिकल को अल्लाह पाक ने इसीलिए जो है ना वो फ्लेक्सिबल रखा हुआ है, क्योंकि ये जब मूव करेगी, थोड़ी सी इसमें हरकत शरकत होगी, कोई बंदा ऊपर से प्रेस करेगा इंसेक्ट की बॉडी को, ये तो सख्त लेयर्स हैं दोनों, यहाँ पे जो है ना वो इसको फ्लेक्सिबिलिटी, यानी यहाँ पे है तो वो इस तरह बेंड होगी ऐसे अंदर को, पता चलेगा कि जनाब इतने कोई बंदा जो है ना तुहानू टच कर रहा है, यहाँ पे इसको पेन फील होगी, या इसको जो है ना फील होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर फील करना हो, वो भी यहीं से फील होता है सीटे के थ्रू जो है ना, एंड ऑल दैट। तो एपिडर्मिस का बेसिकली आपको फंक्शन पता चल गया। बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये, उसको जो है ना एक कह लें कि एक प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर इस पूरी क्यूटिकल को, या पूरी एक्सोस्केलेटन को, या इंटेगुमेंट को एक स्ट्रक्चर या एक बैलेंस प्रोवाइड करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अमॉर्फस होती है, ये कोई फिक्स नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी भी होती रहती है। ठीक है जी। यहाँ बताती है यहाँ पे हूँ तो जड़ा ना क्यूटिकल खत्म होगी बेसिकली, बस दिस इज ऑल फॉर यू। तो ये देख सकते हैं आप, दिस इज ये सीटा निकला हुआ है, सीटा निकला, और ये जो ट्यूब बनी हुई है इसको हम बोलते हैं ये टर्मोजन सेल है। उसके अंदर ये जो सीटा निकल रहा है ये टर्मोजन सेल है, सॉरी ट्राइकोजन सेल है। ये जो सीटा निकला हुआ है, वो जो गुलदान है वो टर्मोजन सेल है। एनी हाउ, क्यूटिकल स्क्लेरोटाइजेशन ये सारा हो गया है, एबीसी ओके ओके ओके। ये रोल ऑफ इंटेगुमेंट या रोल ऑफ क्यूटिकल कह लें आप इसको। क्या रोल होता है जी, एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी इंटरनल ऑर्गन्स को, क्योंकि सख्त होती है, काइटन होता है, बॉडी को शेप देगी, ओके, सपोर्ट्स लोकोमोशन क्योंकि थोड़ी सी फ्लेक्सिबल भी होती है, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। अब एक मज़े की चीज़ आपको बताता चलूँ यहाँ पे कि इंसेक्ट की जो बॉडी है ना, एक्सटर्नली हो या इंटरनली हो, वो सारी उसकी बॉडी वॉल से मिलके ही बनी है, यानी उसके स्केलेटन से मिलके ही बनी है, एंडोस्केलेटन हो या एक्सोस्केलेटन हो। सपोज उसके विंग्स हैं, अब विंग्स जो है वो एक अपेंडेज है, क्योंकि उसमें उनमें आर्टिकुलेशन हो रही है। ठीक है जी। वो जुड़े हुए हैं उसकी बॉडी के साथ, और उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, और वो एक बॉडी आउटग्रोथ है, तो वो अपेंडेज हुई। अब वो किससे बनी है, एक्सोस्केलेटन से। उसके हाथ पैर हैं, वो भी एक्सोस्केलेटन से ही, और वो भी अपेंडेज है। बट उसकी इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जो चल रहा है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम है अगर उसका, तो वो भी जो है ना वो एक्सोस्केलेटन या एंडोस्केलेटन की ही मॉडिफिकेशन है। उसकी बॉडी वॉल जो है ना वही मॉडिफाई होके उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बन गया, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बन गया, और इस तरह की सारा जो है ना वो इन्हीं की मॉडिफिकेशन है इंसेक्ट पूरा बॉडी वॉल की, और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है इंटेगुमेंट, सिंस इट हैज़ एंडोक्यूटिकल। ओके जी। आगे चलते हैं, क्यूटिकुलर डेरिवेटिव्स, एपोफेसिस। ओके, ये इंटरेस्टिंग है। तो इसको समझ लेंगे क्या होता है। एक तो ये आउटग्रोथ होती है इंसेक्ट बॉडी की ही, दूसरा ये कि इसका फंक्शन है एज इन लाइक कि ये इसके साथ ना, मिसाल देता हूँ पहले आपको एक, कि अगर आपने दीवार पे एक पिक्चर लगानी है, तो पहले आप दीवार पे एक कील लगाएंगे, उसके ऊपर पिक्चर लटका देंगे। वही काम, कील वाला काम इसका एपोफाइसिस का। एपोफाइसिस का किस तरह काम है, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसी आउटग्रोथ्स होती हैं जिनके साथ इंसेक्ट की बॉडी के टेंडन्स या लिगामेंट्स अटैच होते हैं आगे। ठीक है जी। अगर ये ना हो तो इंसेक्ट की बॉडी ऐसे बस वो लमचू सी फिरती रहे, क्योंकि मसल्स को अटैच होने के लिए कोई चीज़ चाहिए ना। तो ये आउटग्रोथ्स होती हैं, याद रखें, हमारी बॉडी के अंदर ये अंदर वाली साइड पे हो रहा है काम सारा। अटैच तो हैं लिगामेंट्स के साथ, टेंडन्स के साथ जो है ना, इस तरह की बोनी स्ट्रक्चर्स।
बट वो हमारी बॉडी के अंदर है। इनके साथ ऐसा नहीं है, इनके साथ बॉडी के बाहर निकल के कीलों की तरह उसके साथ जो है ना मसल्स आके लगे हुए हैं मूवमेंट के लिए। तो ये स्पाइन्स होती हैं, इंसेक्ट की टांगों के ऊपर होती हैं ये, पढ़ेंगे जो है ना। उसके अलावा ये जगम है, ये बड़ा मज़े का स्ट्रक्चर होता है। इसका फंक्शन ये है, आपने देखा होगा कि बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई के अंदर होता है। बटरफ्लाई आपने देखा होगा कि जब फ्लाई करती है ना, तो हमें ये लग रहा होता है कि यार इसके जो है ना विंग्स हैं, 2 विंग्स हैं बस, दाईं साइड का एक विंग, बाईं साइड का एक विंग। बट अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि इंसेक्ट हैज़ 2 पेयर ऑफ विंग्स, यानी टोटल 4 विंग्स होते हैं, 2 दाईं साइड पे, 2 बाईं साइड पे। बट देखने में जब बटरफ्लाई उड़ती है तो लगता है कि एक इस साइड पे है, एक इस साइड में है। वो क्यों लगती है? क्योंकि वो अपनी एक साइड के दोनों विंग्स को इस स्ट्रक्चर की वजह से, जगम की वजह से मिला लेती है। यानी इनका फंक्शन क्या हुआ? कील वाला, दोनों को मिल गए, दोनों मिल गए और उसके साथ टेंडन्स या लिगामेंट्स अटैच हुए और दोनों विंग्स एक साथ क्लैप कर रहे हैं। तो ये आप पढ़ेंगे आगे जाके। अपेंडेज आपने पढ़ लिया, ये मूवेबल होती है, आउटग्रोथ होती है और आर्टिकुलेटरी होती है और इसका कोई ना कोई फंक्शन होता है। मोनोकंडाइलिक, दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन। अच्छा जी, मोनोकंडाइलिक क्या होता है? मोनोकंडाइलिक होता है कि एक पॉइंट पे जुड़ा होना। मोनोकंडाइलिक अपेंडेज वो अपेंडेज हुए जो इंसेक्ट की बॉडी के साथ एक पॉइंट पे जुड़े हुए हैं। वन पॉइंट आर्टिकुलेशन। सपोज उनका एक हाथ है ना, उनका एक हाथ तो नहीं, खैर कह सकते उसको, उनका एक लेग है, प्रो लेग है या मीजो या मेटा लेग जो भी है, उनका पैर है ना जो एक, वो एक ही पॉइंट पे जुड़ा हुआ है एक उसके साथ। यानी आप ऐसा समझिए कि बस एक एक आलू टाइप है, उसके अंदर हमने एक तीली लगा दी है, तो ये मोनोकंडाइलिक है। ठीक है जी। ये एक बड़ा ही रिस्ट्रिक्टिव सा जो है ना वो एक होता है अपेंडेज, क्योंकि ये सिर्फ ऊपर या नीचे मूव कर सकता है बस इस तरह। और ये फर्स्ट 4 ऑर्डर्स में होते हैं। पहले जो इंसेक्ट के 4 ऑर्डर्स हैं, जब हम आगे जाके पढ़ेंगे इंसेक्ट ऑर्डर्स तो आपको पता चल जाएगा। जो पहले 4 ऑर्डर्स हैं उनके अंदर ये होता है, क्योंकि वो बहुत ही प्रिमिटिव और पुराने जो इंसेक्ट्स हैं ना, उनके अंदर ये चीज़ थी। अब ये चीज़ इवॉल्व हो गई है और अब हमारे पास एक नई चीज़ है, डाइकंडाइलिक आर्टिकुलेशन। इसके अंदर क्या होता है कि इंसेक्ट के जो अपेंडेजेस हैं वो 2 पॉइंट्स पे जुड़े हुए हैं इंसेक्ट की बॉडी के साथ। सपोज उसका लेग है ना, तो वो 2 पॉइंट पे जुड़ा हुआ है इंसेक्ट की बॉडी के साथ। अब उससे उसको क्या फ़ायदा होता है कि उसकी जो लेग है वो ऊपर नीचे तो पहले भी मूव कर रही थी, वो भी कर रही है, बट अब वो साइडवेज भी मूव करेगी, अब वो थोड़ा बहुत रोटेट भी करेगी। और इस तरह की चीज़ें जो है ना ये डाइकंडाइलिक आर्टिकुलेशन में या अपेंडेज में होती हैं। अच्छा जी, हेड पे आ गए हम लोग। सो हेड के अंदर जो है वो अपेंडेज कौन कौन से हैं? एक तो सीटें हैं, यानी उसके हेड पे जितने भी छोटे छोटे बाल बने हुए हैं ना सेंसिंग के लिए, उनको हम सीटें बोलेंगे। सीटे का वर्ड या जहाँ आ गया ना आपने समझ लेना कि ये छोटे छोटे से बाल हैं बस। दूसरा एंटेने हैं, ये भी सेंसरी ऑर्गन है। माउथ पार्ट्स हैं ये फीडिंग के लिए ऑब्वियसली। सम इंसेक्ट्स हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन हेड कॉल्ड सीटें। ये जहाँ भी हो ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उनको सीटें ही बोलना है हमने। ठीक है जी। और ये सीटें जो है ये थॉरैक्स पे भी होते हैं, एब्डोमेन पे भी होते हैं, जो दूसरे 2 रीजन हैं इंसेक्ट की बॉडी के। इंसेक्ट की डेफिनेशन आपको दोबारा याद करवाता चलूँ। इंसेक्ट इज अ ट्रैकिएड आर्थ्रोपोड। ट्रैकिया जो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आर्थ्रोपोड जो उसका फाइलम है। ठीक है जी। इंसेक्ट्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन रीजन्स। 3 मेन रीजन में डिवाइड होती है। एक हेड है, दूसरा थॉरैक्स है, तीसरा एब्डोमेन है। अच्छा जी, एंटीने के ऊपर जब ये सीटें प्रेजेंट होंगे, खासकर एंटीने के ऊपर, तो एंटीने के ऊपर जब ये सीटें प्रेजेंट होंगे तो उनको हम बोलेंगे ट्राइकोबॉथ्रिया। अदरवाइज इनको हमने सीटें ही बोलना है। जब इसके ऊपर प्रेजेंट होंगे एंटेने के ऊपर तो इसको ट्राइकोबॉथ्रिया बोलेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है ना वो सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं उसके साथ अटैच होते हैं। फिर जो हेड पे होंगे या थॉरैक्स पे होंगे तब उतना वो नहीं होता, बट एंटेने क्योंकि ख़ास इसके लिए बने हैं सेंसिंग के लिए, तो इसलिए ट्राइकोबॉथ्रिया वहाँ बोलेंगे उसको। एंटेना के जो है वो 3 जो है ना वो सेगमेंट्स या उसको पार्ट्स कह लें उसके होते हैं। स्केप, जो मैंने बताया था, आधा सर के अंदर है, एंटेनल सॉकेट के अंदर, आधा बाहर। पेडिसल, स्केप से अगला जो सेगमेंट है उसको पेडिसल बोलेंगे,
उसके बाद जितने भी आ रहे हैं वो सारे उसको फ्लैजेलम बोलेंगे। इसी के अंदर हमने पढ़ा था एरिस्टेट एंटेने, क्लेवेट एंटेने, सर्रेट, डेंटेट, और ये सारे हमने इसी के अंदर पढ़े थे। माउथ पार्ट्स, माउथ पार्ट्स के अंदर जो अपेंडेज है उसको मैक्सिलरी पेल्पस बोलेंगे। याद है मैंने आपको पढ़ाया था। इंसेक्ट के जो अपर टीथ हैं उनको मैंडिबल्स बोलते हैं, जो उनके लोअर टीथ्स हैं उसको जो है वो मैक्सिले बोलते हैं। ठीक है जी। और मैक्सिले के ऊपर वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपने देखे थे उसको बोलते हैं पेल्पस, मैक्सिलरी पेल्पस। ठीक है जी। ये पेल्पिफर पेल्पिजर, ये जो है ना ये एपोफिस है। एपोफिस मैंने बताया वो जो कीलों का काम करते हैं जिसके साथ टेंडन्स जो हैं वो अटैच होते हैं आके। अच्छा जी, आउटग्रोथ्स ऑफ थॉरैक्स। थॉरैक्स की मेन जो आउटग्रोथ है वो तो उसके लेग्स हैं और विंग्स हैं। अब मूवेबल अपेंडेज एट प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द टिबिया नोन एज स्पर्स। टिबिया जो है ना ये इंसेक्ट की लेग के लिए वैसे ही है। इंसेक्ट की लेग के ना चार वो होते हैं बेसिकली पार्ट्स। वो मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। ये स्पर्स का लफ्ज़ आप याद रखें, जिस तरह कांटे होते हैं ना बस वैसे ही समझें इसको। एट द एंड ऑफ टिबिया और ऑन बोथ साइड स्पाइंस आर प्रेजेंट। स्पाइंस भी कांटे ही होते हैं बेसिकली। स्पर्स एंड स्पाइंस इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। और ये दोनों ही याद रखेंगे एपोफिसिस हैं। इसी के साथ ये स्पर्स और स्पाइंस इनमें से एक आपने पीछे पढ़ा भी है, जो मैंने बताया था हम आगे जाके पढ़ेंगे। जब पिक्चर देखेंगे ना उसकी तब मैं आपको बताऊंगा। ये इमूवेबल है, याद रखें। इम ऐसे इसको ऐसे समझे कि इमूवेबल कांटे हैं, जो अगर आप अपनी फिंगर के ऊपर दो तीन कांटे लगा लेना तो वो ये ऐसे ही है जैसे ये स्पर्स हैं या स्पाइंस हैं। अब ये इमूवेबल है, इसके साथ आपके लिगामेंट्स अटैच हैं। ठीक है, मिसाल के लिए बता रहा हूँ। अच्छा जी, एट द एंड ऑफ टार्सस पैड। ये टार्सस आखिरी जो है ना वो जिस तरह हमारी उंगलियां ना इंसेक्ट की लेग के अंदर उसको टार्सस बोलते हैं, उसका भी ऐसे ही होता है उंगलियों टाइप। अच्छा तो अगर तो वो क्लॉज हैं उसके अंदर, ठीक है जी, क्लॉज जिससे वो चीज़ों को पकड़ेगा, यानी ये मूवेबल है। अगर मूवेबल है ना वो चीज़ आउटग्रोथ, उसको अपेंडेज बोलेंगे। अगर उसकी आउटग्रोथ इमूवेबल है उसको एपोफिसिस बोलेंगे। ठीक है जी। अब दो क्लॉज है ना, ऐसे आप अपनी उंगलियां दो बाहर निकालें जिस तरह विक्ट्री साइन होता है ना, वो वाला विक्ट्री साइन करें इस तरह। उस तरह इंसेक्ट की बॉडी के अंदर स्पाइन स्पाइन होती है सॉरी, उस तरह उसकी बॉडी के अंदर स्पाइन होती है, स्पाइन क्लॉ। ठीक है, और उनके अंदर एक छोटा सा और भी होता है, उसको हम बोलते हैं एम्पोडियम, और वो इमूवेबल होता है, इसको एपोफिसिस बोलते हैं। कभी कभी उसके अंदर कुछ इंसेक्ट्स के अंदर ये दोनों में डिफरेंस है, किसी के अंदर एम्पोडियम होगा, किसी के अंदर मीडियम क्लॉ में जो है ना वो एक ब्लेडर होगा। यानी एक जिस तरह अपनी दो उंगलियां इस तरह निकालें उसके अंदर एक वो नहीं होता मेकअप किट में आता है स्पंज, अगर आप वो रख लें उसके अंदर तो वो वैसा ही स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसको हम कहते हैं एरोलियम। अगर ये वो है तो वो अपेंडेज का काम है, क्योंकि वो मूवेबल होता है, इंसेक्ट को चिपकने में और इस तरह वो सारा उसमें मदद करते हैं। खैर ज़्यादा डीप चला गया, उतना डीप टीचर्स भी नहीं पूछते होते। एनीवे, विंग्स के ऊपर मैंने बताया था विंग कपलिंग अपरेटस होता है, जिससे होते तो चार विंग्स हैं बट जब इंसेक्ट उड़ता है तो वो दो विंग्स को मिला लेते हैं एक साथ। दाई साइड वाले एक तरह के हो गए, बाई साइड वाले एक तरह के। जब उड़ेगा तो ऐसा लगेगा कि दो विंग्स हैं, बस होते चार हैं। दूसरा दूसरा बटरफ्लाइज के केस के अंदर, बटरफ्लाइज में जो आपको कलर्स नज़र आते हैं ना वो उसकी कुदरत ने उसको रंग नहीं किया हुआ, उसके विंग्स के ऊपर छोटे छोटे से स्केल्स होते हैं। ठीक है जी, स्केल्स। जब इंसेक्ट जो है ना वो किलिंग पीरियड, वैसे ही समझिए इसको, जब वो प्रेडेट भी करता है ना कोई इंसेक्ट या ड्रैगन फ्लाई, सपोज अगर बटरफ्लाइज के ऊपर आके अटैक कर रहा है, वो पंजे शंजे मारेगा या इसको थोड़ा सा खराशे वगैरह लेगा तो ये कलर इसका निकल जाता है। वो कैसे, क्योंकि उसके स्केल्स पे अटैक होता है, वो स्केल्स उस विंग से उतने हिस्से में से निकल जाते हैं, वो भद्दा सा लगता है फिर। तो बेसिकली स्केल्स होते हैं, स्केल्स मूवेबल अपेंडेज हैं, याद रखें ये भी। अच्छा जी, एब्डोमेन के ऊपर कौन सी आउटग्रोथ हो सकती हैं? सबसे पहले तो इसके ऊपर होते हैं स्टाइलस। स्टाइलस या सीटे या जो भी कहना, स्टाइलस ये भी हेयर नुमा स्टाइलेट एंटेना आपको याद होंगे जिसमें सिंगल बाल होता है बस एक, तो वैसे ही। दूसरा टिप ऑफ द एब्डोमेन, उसको याद रखें सरसाई बोलते हैं, ये भी एक मूवेबल अपेंडेज है। ठीक है जी। अब इंसेक्ट ऑर्डर जो है कोलम्बोला,
कोलम्बोला ये फर्स्ट ऑर्डर्स में से एक है। पहले 3 या 4 ऑर्डर्स जो है ना, जिनको हम प्रिमिटिव इंसेक्ट बोलते हैं, या बहुत पुराने इंसेक्ट जो है ना, बहुत पहले से चले हुए आ रहे हैं ये, तो इनके अंदर ज़्यादा चीज़ें मॉडिफाइड होती नहीं है। तो ये उन ऑर्डर्स में से एक है कोलम्बोला। ठीक है जी। इनके अंदर जंपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स्थ सेगमेंट्स में। इनके जो अपेंडेजेस हैं, याद रखें ये अपेंडेज ही हैं। ठीक है जी। वो कौन से हैं? कोलोफोर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एमसीक्यूज में या क्वेश्चंस में पूछा जाता है। कोलोफोर होता है, फर्क्यूला होता है और रेटिनाक्यूलम होता है। मैं पिक्चर दिखा भी दूँ, उधर नीचे बनी होगी, ये देखें। एज यू कैन सी हियर, ये एक कोलम्बोला है, यानी अपनी तरफ से तो कोलम्बोला यही है। तो ये आप देख सकते हैं कोलोफोर है। कोलोफोर का फंक्शन क्या है जी? इससे अपनी बॉडी को चिपका लेगा ये ज़मीन के साथ, ये चिपक जाएगा इस तरह ज़मीन के ऊपर आगे। रेटिनाक्यूलम का, इसका छोड़ें। फर्क्यूला जो है, इससे ये जंप करेगा, इसको पुश करके ऐसे फ़ौरन ऊपर को निकलेगा, ये जंप करेगा। ठीक है जी, इसका ये फंक्शन है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, लिखा हुआ उन्होंने कि जंपिंग कैरेक्टर्स हैं ये, और ये तीनों ही जो है ये मूवेबल अपेंडेज है। ठीक है जी। कोलम्बोला के 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स, और उनमें से आप चेक कर सकते हैं कि ये तीसरे पे ये है, पांचवें पे, छठे पे ये है। एनीवे, ये जो फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स लिखा हुआ है, ये उसके एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं। अच्छा जी। अच्छा जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कोलम्बोला को। तो कोलम्बोला का मैंने बता दिया आपको। कोलोफोर जो है ये चिपकने के लिए इस्तेमाल होगा। फर्क्यूला जो है ये जंप करने के लिए इस्तेमाल होगा। अच्छा जी, एफिड्स की जो आउटग्रोथ्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। एफिड्स के जो है वो 8 एब्डोमिनल सेगमेंट्स होते हैं। एफिड्स के ऊपर ये एफिड है, याद रखें, दिस इज एन एफिड। ये येलो भी होते हैं, ये ग्रीन भी होते हैं। अगर ये गंदम वगैरह पे आएंगे तो ये ग्रीन भी नज़र आते हैं आपको। ये जो सर्कल किया हुआ है, ब्लैक सी एक ट्यूब बनी हुई है छोटी सी, जो इसकी बॉडी के अंदर जा रही है, तो इसको जो है ना हम ये बोलते हैं कॉर्निकल्स। अब इंसेक्ट बिलोंग करता है, सॉरी, एफिड जो है ये बिलोंग करता है ऑर्डर होमोप्टेरा को, जिसके अंदर ट्रू बग्स होते हैं, असली नस्ली बग्स, असली नस्ली कीड़े, वो इस ऑर्डर के होते हैं। तो जो इस ऑर्डर के कीड़े हैं, उनका एक बड़ा ही जो है ना एक काम ये होता है, एक कह लेंगे उनका ट्रेड है बेसिकली ये, कि वो हनी ड्यू सिक्रीट करते हैं, यानी फीड करते रहते हैं, यहाँ से सकिंग करते रहते हैं, और यहाँ से फिर वो एक मीठा मादा रिलीज करते हैं, एक हनी ड्यू टाइप रिलीज करते हैं, सिक्रीशंस होती हैं बेसिकली उनकी। उस पे आके ना फिर एक फंगस अटैक करती है, सूटी मोल्ड फंगस, तो वो ब्लैक ब्लैक कर देती है सारी प्लांट की सरफेस को, जिससे उसकी फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी भी रुक जाती है। ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे भी, वैसे आपको जनरली पता है। तो ये कॉर्निकल्स जो है ना, इसमें से जो है ना वो हनी ड्यू सिक्रीट करेगा ये, ए जनाब। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो है इज ऑल्सो अ मूवेबल अपेंडेज। ये बॉय। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये चेक करें, ये दिस वन। अब ये आपको, आप सोच रहे हो पता नहीं क्या चीज़ है, ये कौन सा कीड़ा है, बट दिस इज़ अ मस्कीटो लार्वा। जिन्होंने देखा उनको शायद पता हो। ये मच्छर है, मच्छर जनाब अपनी कम उम्री, अपनी लालमी के दौर में, तो मस्कीटो लार्वा जो होता है ना, उसकी यहाँ पिट्ठी पे, एब्डोमेन के एंड वाले सेगमेंट्स के ऊपर एक ट्यूब बनी होती है। ये क्या करता है जनाब, ये उल्टा हो गया आता है। अब ये वाटर की सरफेस, याद रखें पानी के अंदर है ये जो येलो सा एरिया है, ये समझें कि बाहर वाला एरिया है, पानी से बाहर। ये जनाब क्या करेंगे, उल्टे होके आएंगे, अपनी पिट्ठी, ये जो साइफन ट्यूब बोलते हैं इसको, साइफनिंग ट्यूब जो है ना, ये सरफेस से बाहर निकाल लेंगे। अब ये इधर से सांस लेगा, इस ट्यूब के थ्रू ये पानी के बाहर से सांस लेगा, सांस खींचेगा, और फिर विगल करता हुआ ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मूव करता करता पानी के अंदर चला जाएगा। इसको साइफन ट्यूब बोलते हैं। देखिए अल्लाह पाक ने यानी कैसा निज़ाम दिया हुआ है इसको है। अच्छा जी, टेगमेटा डिवीजन जो है ना,
यानी सेगमेंट्स बनने का जो प्रोसेस है, मेन डिविजन्स जो हैं, उनको हम कहते हैं कि ये टेगमेटा है। मेन टेगमेटा कितने हैं? 3 है, हेड है, थॉरैक्स है, एब्डोमेन है। ये टेगमेटा इंसेक्ट बॉडी के। ठीक है जी। टेगमोसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टेगमेटा। इसकी ज़रूरत नहीं थी वैसे इसको लिखने की, बट पता नहीं किस जीनियस ने ये बनाई हुई है। एनीवे, ये फिर से इंसेक्ट की जो है ना वो आ गई है। दिस इज एंटेने, एज यू नो। दिस इज ऑसिलस। ऑसिलस मैंने बताया था सिंपल आई को बोलते हैं। ये कंपाउंड आई है, ये माउथ पार्ट्स हैं, ये 3 उसके टेगमेटा हैं, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। थॉरैक्स पे आप चेक कर लें कि कितने अपेंडेजेस हैं। लेग्स हैं उसकी 3 पेयर ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स। ठीक है जी। और ये छोटे छोटे स्पाइरिकल्स हैं। स्पाइरिकल्स अपेंडेजेस नहीं होते, याद रखें। बाकी उसके ये एब्डोमेन है। एब्डोमेन पे भी आप स्पाइरिकल्स को नोट कर सकते हैं। ये देखें छोटे छोटे से जो सुराख बने हैं। दिस इज अ स्पाइरिकल। ये जो सुराख है, यहाँ से इंसेक्ट सांस लेगा। और ये सर्कस है जिसको सरसाई भी बोलते हैं हम। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके, एक्सटर्नल जेनेटिलिया वगैरह। ठीक है जी। टेगमेटा पढ़ लिया आपने, जो मेन डिविजन है उसकी बॉडी की, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। वो सेगमेंट्स नहीं है उसकी बॉडी के, वो डिविजन्स हैं या रीजन्स हैं। सेगमेंट्स बोलेंगे तो प्रोफेसर्स गलत कर देंगे उसको। डिविजन्स या रीजन्स बोलना आपने उसको। अच्छा जी, सेगमेंट क्या होता है अब? सेगमेंट सब डिवीजन ऑफ टेगमेटा है। ठीक है जी। सब डिवीजन ऑफ टेगमेटा। सेगमेंटेशन फिर वही बात की, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेगमेंट। सुभान अल्लाह, सदके जाऊँ मैं प्रोफेसर्स की जहानत के। स्क्लेराइड्स एंड सल्कस। स्क्लेराइड्स पढ़ लिया हमने कि अच्छा मेरे बॉय, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए उन्होंने कहा कि होल क्यूटिकल, जितनी भी क्यूटिकल है उसकी या आउटर कवरिंग है, वो सारी स्क्लेरोटाइज नहीं होती। यानी आप ऐसा समझें कि जिस तरह कछुआ है, कछुआ समझेंगे, कछुआ पूरा का पूरा ही सख्त है उसका खोल, ऐसा नहीं है। उसकी सिर्फ आउटर कवरिंग जो है ना, उसका एक्सोस्केलेटन ही सख्त है। अंदर जो बैठा हुआ है वो जनाब बड़े पिलपिले और नरम नरम है। तो वैसा इंसेक्ट जो है ना हिसाब उसका इंसेक्ट बॉडी का भी है। यानी उसका सारा पोर्शन ही स्क्लेरोटाइज नहीं है। कुछ पोर्शंस ऐसे भी हैं जो अनस्क्लेरोटाइज है, विदाउट स्क्लेरोटाइजेशन। यानी उसकी बॉडी के अंदर नरम एरियाज भी हैं जो किसके लिए यूज़ होते हैं? एर्टिकुलेशन के लिए। यानी उसकी हीमोलिम्फ या उसका खून जो है उसकी रवानी के लिए, और जहाँ से वो जुड़े हुए हैं, जहाँ से वो मूव करेंगे। क्योंकि जितनी ज़्यादा स्क्लेरोटाइजेशन होगी उतना ही वो एक पोर्शन जो है वो इमूवेबल हो जाएगा। तो लेस स्क्लेरोटाइजेशन मीन्स मोर लोकोमोशन या मूवमेंट उसकी, उस पोर्शन की। ठीक है जी। सेगमेंटेशन जो है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है प्राइमरी या प्री एम्ब्रियोनिक, उसके अंडा बनने के जो है ना उस अमल में, जो उसके पैदा होने से पहले हुई है, ऐसे समझ लें इसको। दूसरी सेगमेंटेशन होगी पोस्ट एम्ब्रियोनिक, जब वो अंडे से हैच हो गए उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना वो होगी, उसको बोलते हैं हम पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या सेकेंडरी सेगमेंटेशन। इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये एमसीक्यूज टाइप कह लें इसको, एनामॉर्फोसिस आती है। एज यू नो मेटामॉर्फोसिस क्या होती है? इंसेक्ट जब अपनी बॉडी को जो है ना वो तोड़ फोड़ करके चेंज करते हैं। ये अब इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस भी हो सकती है, कंप्लीट भी हो सकती है। उसमें एक बाज़ दफ़ा टीचर्स ये क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, घुसा देते हैं, बल्कि ऐड भी नहीं करते, कि एनामॉर्फोसिस क्या है। तो ये एडिशन ऑफ 3 सेगमेंट्स बिटवीन 8th एंड टेल्सन आफ्टर 3 कंसेक्टिव मोल्टिंग। टेल्सन जो है ना, ये टेल्सन टेल से निकला है। ये भी एक इंसेक्ट ऑर्डर है। ये भी आप पढ़ेंगे आगे। खैर बल्कि इसको छोड़ ही नहीं, बाद में पढ़ाता हूँ आपको। सेगमेंटेशन ऑफ हेड हमने ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली है कि हेड की कितने सेगमेंट्स होते हैं? 6। प्री एंटेनल, एंटेनल, प्री मैंडिबुलर। यहाँ पढ़ाता हूँ, ये देखिए आप, इंसेक्ट हेड सेगमेंटेशन। ये देखिए, ये फर्स्ट सेगमेंट है, दिस इज प्री एंटेनल। ये एंटीने से ऊपर वाला जो सेगमेंट है, जितना पोर्शन है इसको प्री एंटेनल बोलेंगे। ये एंटेना है, एंटेनल सॉकेट, ये जहाँ से एंटीना निकला हुआ है सेकंड वाला, दिस इज एंटेनल सेगमेंट। ठीक है जी। ये थर्ड वन जो है ये मैंडिबल है, चौथा ये मैंडिबल है। चौथे से ऊपर प्री मैंडिबल यानी मैंडिबल से पहले, मैंडिबल से नीचे मैक्सिला होता है, ये मैक्सिलरी सेगमेंट है। लास्ट वाला इस पे लेबिया है यानी लोअर लिप, तो ये लेबियल सेगमेंट है।
अभी ये आप सोच रहे होंगे ये एक्रोन क्या है। तो एक्रोन जो है ना, ये एक थ्योरी थी, ये स्कोल रैम्पल चर्च थ्योरी। इसमें ये था कि इंसेक्ट के हेड के 6 इंच 7 सेगमेंट होते हैं, उनका ये कहना था। वो एक्रोन को भी एक जो है ना वो सेगमेंट मानते थे, बट ये अब ऐसा ऐसा निकल गया। ये पहले इंसेक्ट्स में होता था, अब नहीं है। अच्छा जी, गैंग्लियन क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स, इनके अंदर भी गैंग्लियंस होते हैं, मैंडिबुलरी, मैक्सिलरी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। नेथोस फैलन, ये अब इम्पोर्टेंट है, मजे का। इनमें जो है ना बहुत दफ़ा डिफरेंस पूछ लेते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में। नेथो का मैंने आपको बताया था GNATH, यहाँ पे ये लफ्ज़ आ जाए ना, इसका मतलब होता है माउथ। नेथोसेफेलन मीन स्पेस, ये पोर्शन या एरिया। नेथोसेफेलन क्या होता है, ये इंसेक्ट के हेड का ऐसा रीजन है जो मैंडिबुलरी, मैक्सिलरी और लेबियल सेगमेंट्स को सपोर्ट करता है। ठीक है जी। प्रोसेफेलन होता है नेथोसेफेलन से ऊपर वाला, ये देखें। ये पहले 3 सेगमेंट्स जो हैं, दिस वन, थर्ड वन, सेकेंड एंड द फर्स्ट वन, ये है प्रोसेफेलन। यानी जो इन 3 सेगमेंट्स को सपोर्ट कर रहा एरिया हेड, वो जो है वो प्रोसेफेलन है। जो इन 3 को कर रहे हैं वो नेथोसेफेलन है। ठीक है जी। ये रीजन है, याद रखें इंसेक्ट हेड का, ये कोई बंदा शंदा नहीं है जो इनको सपोर्ट कर रहा है। एनी हाउ, थॉरैक्स आ गया जी हमारे पास। थॉरैक्स 3 मेजर सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। ठीक है जी। और ये जितनी भी सेगमेंटेशन है थॉरैक्स की, ये प्री एम्ब्रियोनिक है, यानी पैदा होने से पहले हो जाती है, अंडा बनने से पहले हो जाती है उनके अंदर। ठीक है जी। और उसके बाद जो टर्गम है, स्टर्नम है और प्ल्यूरॉन है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। टर्गम यानी डॉर्सल साइड, यानी ये वाली ऊपर वाली लकीर जो है, अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो इसका मतलब डॉर्सल साइड से हम इसको देख रहे हैं, टर्गम से। स्टर्नम, स्टर्नम क्या होता है, स्टर्नम इज दिस साइड, नीचे वाली, ये स्टर्नम है, पेट वाला एरिया। प्ल्यूरॉन लेटरल साइड, ये जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है साइड, ये सारी प्ल्यूरॉन है जहाँ पे ये कर्सर मूव होता नजर आ रहा है। दिस इज प्ल्यूरॉन या लेटरल साइड बोल रहे हैं आप इसको। ठीक है जी। ये सेकेंडरी सेगमेंटेशन है पैदा होने के बाद। ये पिक्चर चेक करें, ये तो भी कुछ भी नहीं है, आपको आगे जाके अंदाजा होगा कि इस बला में आप आ गए हैं एंटोमोलॉजी में। अच्छा जी, एब्डोमेन पे आ गए हम। एब्डोमेन के कितने सेगमेंट्स हैं जी? एब्डोमेन के 11 सेगमेंट्स हैं। गैंग्लियन, 8 गैंग्लियन एब्डोमेन के पहले सेगमेंट्स में। प्री जेनिटल यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पहले जितने भी वो आ रहे हैं ना सेगमेंट्स, वो प्री जेनिटल सेगमेंट्स हैं। मेल के अंदर 1 से लेके 8 तक जो सेगमेंट्स हैं ना, वो प्री जेनिटल होते हैं। 8 के बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या जेनिटल सेगमेंट्स शुरू हो जाते हैं। फीमेल के अंदर 1 से 7 तक। अब आप पूछेंगे कि इनमें ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि मेल के अंदर सिर्फ जो है ना वो जो है ना उसको थोड़ा वो चाहिए, बेसिकली सेगमेंट्स की ज़रूरत। फीमेल को ज़्यादा सेगमेंट्स इसलिए चाहिए जेनिटल सेगमेंट्स के लिए, क्योंकि उसके अंदर ओवरीज भी हैं, उसके अंदर एग्स भी बने हैं, और इंसेक्ट जो है ना वो इंसेक्ट मदर जो है वो एक, उसके अंदर बहुत कुछ होता है। उसकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, उसके अंदर बहुत कुछ है। स्पर्म को स्टोर करने के लिए इतना स्पर्म स्टोर कर लेती है कि बस सारी ज़िंदगी अंडे दे सकती है कुछ इंसेक्ट्स जो हैं उसमें। बाकियों के अंदर इन एग्स ही इतने होते हैं माशाल्लाह कि उसको ज़्यादा सेगमेंट्स की ज़रूरत है। अच्छा जी, जेनिटल सेकंड डिवीजन ऑफ एब्डोमिनल सेगमेंट्स। मेल के अंदर जो है वो 9th चेंबर या 9th सेगमेंट जो है वो मेल जेनिटल चेंबर है। फीमेल के अंदर 2 हैं, 8वां और 9वां पोस्ट जेनिटल। यानी रिप्रोडक्टिव ही सब कुछ नहीं है, उसके बाद भी जो है ना वो 2 सेगमेंट्स होते हैं, पोस्ट जेनिटल सेगमेंट्स बोलते हैं उसको। अच्छा जी, ये आप चेक कर सकते हैं, ये सल्कस है। टर्गम, टर्गम 1 यानी ये फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट, इसको आप समझ सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर यहाँ पे, टिम्पनम। टिम्पनम मैंने आपको बताया था ना, इंसेक्ट की बॉडी के अंदर एक खास किस्म का स्ट्रक्चर होता है
जो उसको सुनने में मदद करता है। ये बेसिकली उसका कान है। और ये कहाँ पे है? एब्डोमेन पे। बाज़ दफ़ा ये कहाँ होता है? लेग्स के ऊपर, यानी थोरैक्स पे। अच्छा जी, ये फर्स्ट सेगमेंट है, एब्डोमिनल सेगमेंट। दिस इज द सेकंड वन, द थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे टर्गम क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये डॉर्सल साइड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे स्टर्नम लिखा हुआ है क्योंकि ये वेंट्रल साइड की बात कर रहे हैं। ये छोटे छोटे स्पाइरिकल्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, स्पाइरिकल 1, 2, 3, यानी ये सारा। ठीक है जी, पहले 8 सेगमेंट्स ये प्री जेनिटल है। 9वां सेगमेंट मेल के अंदर ये जेनिटल सेगमेंट है। 10वां 11वां ये पोस्ट जेनिटल सेगमेंट्स है। ठीक है जी, एपिप्रोक्ट, पैराक्रोक्ट, ये उसकी बेसिकली एनस रेक्टम टाइप आप समझ सकते हैं इसको। ओविपोजिटर वेल्व, ओविपोजिटर कहते हैं अंडे देने की जो सुई होती है उसको, यानी जिससे इंसेक्ट अंडे देता है। फीमेल एग, याद रखें कि ऐसे ही अंडे नहीं फेंक देती, उसके अंदर एक सुई नुमा एक स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह हम टीका लगाते हैं उस तरह ये, क्योंकि इसमें जो है ना वो सभी इंसेक्ट के अंदर ऐसा नहीं होता, ये कुछ इंसेक्ट्स के अंदर होता है। जिसने जो है या तो ज़मीन के अंदर अंडे देने हो, उनके अंदर होते हैं ओविपोजिटर, एक डेवलप्ड सुई नुमा ओविपोजिटर। या जिन्होंने फ्रूट्स के अंदर अंडे देने हो, जिस तरह फ्रूट फ्लाई है, वो अपनी सुई उसके अंदर घुसा के फिर अंडे देती हैं। या जो पैरास्टॉइड्स हों, जिन्होंने किसी और इंसेक्ट के अंदर अंडे देने हो, कोई लार्वा जा रहा है, कोई सूंडी जा रही है, इंसेक्ट आया उसके अंदर सुई घुसाई, अंडे दे दिए, उसकी बॉडी के अंदर अंडे दे दिए, तो ऐसे भी हो जाता होता है। ये आप चेक कर सकती हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सॉरी।